हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बाल विकास की एक क्विक रिवीजन सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ में हम पार्ट वन बना चुके हैं। उस पार्ट वन में हमने दो चैप्टर मोस्टली कवर कर लिए हैं। एक तो हमने वृद्धि एवं विकास और वंशानुक्रम एवं वातावरण, ये दो चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप जा कर के इससे पहले का जो पार्ट वन बनाया है मैंने, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। ये जो वीडियोस हैं ये आपके क्विक रिवीजन सीरीज़ हैं और इसमें आपकी, अगर आप इन्हीं वीडियोस को पढ़ करके चले जाते हो आपके एग्ज़ाम में, तो मोस्टली आप 30 में से कम 27 या 28 क्वेश्चंस आपको इसी सीरीज़ से मिल जाएंगे। बिलीव मी, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, ये बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। बस आपको एग्ज़ाम तक इसको 2 से 3 बार देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अब आज हम पढ़ने वाले हैं इरिक्शन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, इरिक्शन का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, इसने जो है कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इसने 8 अवस्थाएं बताई हैं इरिक्शन ने। तो 8 अवस्थाएं आपकी कौन कौन सी हैं? तो और ये भी उन्होंने बताया था कि जो 8 अवस्थाएं होती हैं, 8 अवस्थाओं में हर एक अवस्था में एक संकट आता है और उस संकट को दूर करने के लिए एक शक्ति उत्पन्न होती है जिसको इरिक्शन ने मनोसामाजिक शक्ति कहा है। तो तभी तो कहा है, तभी तो इरिक्शन के जो इस सिद्धांत का जो नाम है वो है इरिक्शन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, तो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं आपके सीटेट के व्यू से और आपका जो यूपी टेट है उसके व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। तो पहली जो है अवस्था है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास क्या होता है? ये आपकी 0 से 18 माह तक होती है और इसमें क्या होता है? तो 0 से 18 माह तक जो बच्चा होता है बहुत छोटा होता है। तो उस समय जो बच्चा संपर्क में रहेगा वो किसके संपर्क में रहेगा? या तो वो माता पिता के संपर्क में रहेगा या आपके अपने बड़े भाई बहन के संपर्क में रहता है। तो होता क्या है, यदि बालक की देखभाल करने वाले माता पिता भाई बहन उसे प्यार करते हैं तो बच्चे के अंदर एक सुरक्षा का भाव जागृत हो जाता है। ठीक है, बच्चे के रोने पर अगर वो बच्चे के रोने पर उसकी उपेक्षा करते हैं तो बच्चा क्या रहता है? भयभीत रहता है और बच्चा दूसरों पे क्या करने लगता है? शक करने लगता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? तो दो यहाँ पे कंडीशन उत्पन्न हो गई। एक तो क्या है, अगर बच्चों से आप प्यार करोगे तो एक सुरक्षा का भाव जागृत हो रहा है। दूसरी चीज क्या है, अगर आप बच्चा रो रहा है, रोने पर भी उसकी क्या उपेक्षा कर रहे हो, तो बच्चे के अंदर एक असुरक्षा का भाव, दूसरों पर शक करने का भाव उत्पन्न हो जाएगा। शक करने का मतलब ये है कि भाई आप ये देखते हो बच्चा माँ को तुरंत पहचान जाता है। छोटा बच्चा जो होता है माँ को पहचान जाता है और माँ की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि माँ जो होती है बच्चे के रोने पर उसकी उपेक्षा नहीं करती। ठीक है, तो इसीलिए बच्चा का लगाव जो होता है वो माँ के प्रति ज़्यादा हो जाता है। अब इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में विश्वास और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी एक मनोसामाजिक संकट उत्पन्न हो गया और बच्चा जो इसका निराकरण करता है वो किसके द्वारा करता है? एक मनोसामाजिक शक्ति के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? मनोसामाजिक शक्ति के द्वारा करता है। और वो जो मनोसामाजिक शक्ति होती है वो आपकी कौन सी होती है? आशा होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है स्वायत्तता बनाम शंका या लज्जा। ठीक है, ये 18 माह से 3 वर्ष तक होता है। देखो, ये जो आपकी एज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ और आपको जो अवस्थाओं के नाम बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ध्यान रखना है, सवाल यहीं से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, इस अवस्था में बच्चा दैनिक क्रियाएं जैसे शौच क्रिया, कपड़ों को चुनना, विद्यालय के लिए स्वयं तैयार होना खुद करना चाहता है, किंतु घर के किसी सदस्य द्वारा डांटने पर अपनी क्षमता पर शंका या लज्जा वो करने लगता है। तो देखो भाई, स्वायत्तता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा क्या होता है? बच्चा जो है घर के जो भी अपने से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, शौच क्रिया करना, कपड़ों को चुनना, विद्यालय के लिए तैयार होना, वो खुद से करना चाहता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जब माता पिता उनको डांट देते हैं कि नहीं, तुम नहीं, ऐसे काम नहीं कर पाओगे, हम आपके लिए ये काम करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होता है? उसके अंदर एक लज्जा, एक शंका उत्पन्न हो जाती है कि भाई मैं तो ये कार्य खुद से कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो अवस्था होती है, यानी 3 वर्ष तक, मतलब बच्चों को खुद से भी कुछ ना कुछ कार्य करने देने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्वायत्तता मतलब खुद से कोई काम करना चाहता है, और शंका का मतलब क्या हो गया? शंका का सीधा मतलब है कि अगर आप उसको वो कार्य करने से रोकोगे
उस पर उससे ये कहोगे कि आप ये कार्य नहीं कर पाओगे, तो उस पर क्या हो जाएगी, एक तरीके से शंका उत्पन्न हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम जो अपराध बोध होता है वो आपका 3 से 5 वर्ष तक के लिए होता है, 3 से 5 वर्ष का होता है पहल बनाम अपराध बोध। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे बच्चा, इस अवस्था में बच्चों की प्रवृत्ति अन्वेषणात्मक होती है, मतलब खोज करने की प्रवृत्ति होती है, तथा वह वातावरण से कई चीज़ों के बारे में जानना प्रारंभ कर देता है। यदि माता पिता इसके प्रति उदासीनता दिखाते हैं तो बच्चे के अंदर एक अपराध बोध आ जाता है। अब देखो, पहल का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को खुद से करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, आप उसको खुद से कर रहे हो तो वो आपकी पहल होती है। मतलब आप किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हो, और अगर कोई आपसे ये आकर कह दे कि नहीं, आपके साथ वाले, आपके माता पिता आपको अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस कार्य को करने में, तो एक तरीके से क्या हो जाता है, एक अपराध बोध की फीलिंग वहाँ पर आने लगती है। ठीक है। अगला है वो है आपका परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता क्या होता है, देखो परिश्रम बनाम हीनता में क्या होता है, ये जो आपकी होती है 5 से 12 वर्ष तक की होती है, और इसमें बच्चे परिश्रम को चुनते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। और अगर हीनता को चुनते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। जब बच्चे के अंदर क्रियात्मक कौशल विकसित हो जाते हैं जिससे बच्चा परिश्रम करने के योग्य बन जाता है, यदि माता पिता द्वारा उनके काम की सराहना की जाती है तो बच्चे के अंदर परिश्रम का गुण विकसित हो जाता है, अन्यथा हीनता की भावना आ जाती है। तो भाई यहाँ पर है क्या, देखो यहाँ पर बात की जा रही है परिश्रम बनाम हीनता की, जो कि आपकी होती है 5 से 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, 5 से कब तक होती है, आपकी 12 वर्ष तक होती है। तो इसमें होता क्या है कि भाई अगर मान लो कोई भी बच्चा क्रियात्मक कौशल कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, तो अब जैसे मान लो माता पिता के द्वारा उसके कार्य की सराहना की जा रही है कि बेटा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आप बहुत आगे जा सकते हो, तो इस तरीके से अगर सराहना की जा रही है तो बच्चे के अंदर परिश्रम का भाव उत्पन्न होगा, बच्चा और चाहेगा परिश्रम करना क्योंकि उसके कार्य की सराहना की जा रही है। अगर यदि आप उसके काम के प्रति अगर नकारात्मक अवधारणा बनाओगे, उसकी कहने का मतलब काम की सराहना नहीं करोगे, उसके काम के प्रति उदासीनता दिखाओगे, तो बच्चा क्या होगा, बच्चे के अंदर एक हीनता की भावना आ जाती है। ठीक है, बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, एक हीनता की भावना आ जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला जो आता है आपका पहचान बनाम भ्रांति आता है। तो पहचान बनाम भ्रांति में ये जो होती है आपकी 12 से 18 वर्ष तक होती है, और इसमें बच्चा अपने उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। यदि उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो वह समाज में अपनी पहचान बना लेता है, अन्यथा की स्थिति में क्या उत्पन्न हो जाती है, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या, देखो यहाँ पर यह है कि अब देखो बच्चा 12 से 18 वर्ष तक का हो गया है, और 12 से 18 वर्ष तक के बच्चे के अंदर थोड़ी सी समझ आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है, बच्चे के अंदर समझ उत्पन्न हो जाती है, और बच्चा जो है आपका एक तरीके से अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो अमूर्त चिंतन जब करने लगता है बच्चा, तो वो क्या करता है, एक अपने उद्देश्य का निर्धारण करता है। ठीक है, अपने उद्देश्य का निर्धारण करता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है। ठीक, उद्देश्य का निर्धारण हो गया, उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहेगा, और उस उद्देश्य की अगर प्राप्ति हो जाती है, पूर्ति हो जाती है अगर उस उद्देश्य की, तो होता क्या है, वो समाज में अपनी एक पहचान बना ले जाता है, समाज में अपनी एक पहचान बना ले जाता है। और अगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि मैं उस कार्य को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। तो भ्रांति और पहचान मतलब, अब देखो भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके अंदर भी कभी कभी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप कोई भी एग्ज़ाम बार बार दे रहे हो, और अब आप उस एग्ज़ाम में मान लो आपके हाथ में असफलता आ रही है, तो भाई कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं ये एग्ज़ाम कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक बेसिक रीज़न है भ्रांति का। ठीक है, तो यही चीज़ है, अगर आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ले रहे हो तो आपकी एक पहचान बन जाएगी, और अगर आप उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपके मन में भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी। यही अवस्था क्या कहलाती है, पहचान बनाम भ्रांति। और डेट मतलब एज याद रखना, 12 से 18 वर्ष तक। अगला देखिए, आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता बनाम अलगाव ये आपका 20 से 40 वर्ष तक होता है, 20 से 40 वर्ष तक होता है। और इसमें क्या है, इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर
घनिष्ठता की प्रवृत्ति होती है। मतलब घनिष्ठता, आत्मीयता का मतलब क्या है? घनिष्ठता, लगाव, ठीक है, जिससे जिसे हम क्या कहते हैं? आत्मीयता कहते हैं। घनिष्ठता मतलब लगाव, मतलब आत्मीयता, बात एक ही है, ठीक है। यदि समाज हमारे साथ घनिष्ठता के संबंध को नहीं निभाता तो एक अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा होगा कि वैसे इसकी एज जान लो, 20 से 41 वर्ष तक होती है। और कभी कभी देखा होगा कि काफ़ी लोग जो होते हैं एक असामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। असामाजिक कार्यों में लगने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है अलगाव। और मतलब आत्मीयता, समाज जो है वो अपने मतलब समाज जो है उनके साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता, या यूँ कह सकते हैं कि वो समाज के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता। जब समाज के साथ कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाएगा तो उसके अंदर एक अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और ये घनिष्ठता और अलगाव जो होता है ये आपका मुख्य रूप से 20 से 40 वर्ष की अवस्था में होता है। अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए समाज ने उसको नकार दिया है, तो होता क्या है भाई, कभी कभी मतलब दोषी व्यक्ति को भी, मतलब दोषी, वो उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई अपराध नहीं है, फिर भी समाज उस पर एक आरोप लगा करके मान लो उसको बाहर निकाल देता है, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें आगे चलकर मतलब एक तरीके से उसकी समाज के प्रति घृणा हो जाती है, तो वो चोरी करता है, एक तरीके से मतलब कोई भी क्राइम कर सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। ये 20 से 40 वर्ष की अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता जो होती है वो 40 से 60 वर्ष की अवस्था में पाई जाती है। तो इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर दूसरों का भला करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जन्नात्मकता कहते हैं। यदि उसने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा कार्य नहीं किया तो व्यक्ति के अंदर क्या आ जाती है? एक स्थिरता आ जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जन्नात्मकता बनाम स्थिरता क्या है ये चीज? जन्नात्मकता क्या होती है कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना, समाज की भलाई के बारे में सोचना। अगर आप पानी बचा रहे हो तो आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हो। इसे क्या कहते हैं? जन्नात्मकता कहते हैं। भाई आपकी आगे आने वाली पीढ़ी को भी पानी उपलब्ध हो सके, इसलिए आप पानी की सेविंग कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड जनरेटिविटी, जन्नात्मकता। ठीक है। और जब जन्नात्मकता किसी व्यक्ति के अंदर आती है, ये जन्नात्मकता जो होती है मुख्य रूप से 40 से 60 वर्ष की अवस्था में होती है। ठीक है। और अगर जन्नात्मकता किसी व्यक्ति के अंदर नहीं आ पाई, मान लो उसने समाज के लिए वो उसकी जो है 40 से 60 वर्ष की अवस्था में जब व्यक्ति आता है, मुख्य रूप से जब जन्नात्मकता पाई जाती है वो 50 से 60 वर्ष की अवस्था में पाई जाती है। जब व्यक्ति कोई भी कार्य करने के सक्षम नहीं हो रहता है, तब वो क्या करता है? अपने पहले के कार्यों के बारे में सोचता है कि उसने अभी तक कौन से कार्य किए हैं, कौन से अच्छे कार्य किए हैं। अगर वो अच्छे कार्य उसने किए हैं तो उसके अंदर एक जन्नात्मकता का भाव उत्पन्न होता है, और अच्छे कार्य उसने नहीं किए होते हैं तो वो जो है उसके अंदर स्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपूर्णता बनाम निराशा। देखो ये जो होती है आपकी 60 वर्ष के ऊपर होती है। संपूर्णता का मतलब सिंपल ये रिलेट करता है कि बच्चे, जब व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर का हो जाता है तब वो ये सोचने लगता है कि भाई मैंने कौन से अच्छे कार्य किए हैं, मेरी सफलताएं क्या हैं, असफलताएं क्या हैं। अगर उसने बहुत अच्छे कार्य किए हैं तो वो क्या करता है? खुद को एक संपूर्ण समझता है कि मेरा जीवन जो है एक संपूर्ण हो गया। उसके अंदर एक संपूर्णता आ जाती है कि हाँ, मैंने अपनी जो अपने बच्चे हैं, या कह सकते हो यहाँ पे कि समाज के लिए मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और अगर मान लो आपने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है तो आप ये सोचने लगते हो कि मैंने समाज के लिए क्या किया, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो इस तरीके से आपके अंदर किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? निराशा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझ में आया? और ये देखो यहाँ पे जो इरिक्शन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है यहाँ तक खत्म हो जाता है। यहाँ पे इसकी 8 अवस्था यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या? इन 8 अवस्थाओं के नाम याद करना है, विद एज याद करना है। क्लियर? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो चैप्टर आता है वो आपका है बुद्धि। चैप्टर का नाम क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि
की बेसिक बेसिक चीज़ें हम समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव व्यू से है उसी को समझेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बड़ा होगा और बहुत ज़्यादा वीडियोस बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपका 4 से 5 पार्ट में आपकी पूरी सीडीपी खत्म हो जाए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में भी क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो मेन मेन पॉइंट की बात करेंगे कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गाल्टन ने किया था, ठीक है। सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो गाल्टन ने किया था। और बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? विलियम स्टर्न ने किया था। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले गाल्टन ने, लेकिन बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? विलियम स्टर्न ने किया था। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तर्क संगत चिंतन करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। अगर आप एक रीजनिंग लेवल पे चिंतन कर रहे हो, यानी आप एक तर्क संगत, आपके बातों में तर्क है, अगर आप उस तर्क के साथ चिंतन कर रहे हो तो वही क्या है? बुद्धि है। किसने कहा है? स्पीयरमैन ने कहा है। टर्मन क्या कहते हैं? टर्मन कहते हैं कि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन मतलब जो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, आप यहाँ बैठ करके सोचते हो कि मैं आईएएस बन गया हूँ, या मैं शिक्षक बन गया हूँ, मैं एक सब इंस्पेक्टर बन गया हूँ, मैं आईपीएस बन गया हूँ, ये क्या कहलाता है? ये एक अमूर्त चिंतन कहलाता है। अमूर्त चिंतन वो चीज़ जो आपके सामने प्रेजेंट ना हो, फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो, उसका विश्लेषण कर रहे हो, ये कहलाता है आपका अमूर्त चिंतन। तो बुद्धि जो होती है आपकी, एक अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। किसने कहा है ये आपका टर्मन ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जो व्यक्ति को चैतन्य रूप से अपनी विचार प्रक्रिया को नवीन आवश्यकताओं से समायोजित करने में सहायता करती है। तो स्टर्न क्या कहते हैं कि बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जो व्यक्ति को चैतन्य रूप से अपनी विचार प्रक्रिया को नवीन आवश्यकताओं से समायोजित करने में सहायता करती है। मतलब बुद्धि जो हो गई एक सामान्य क्षमता हो गई जो व्यक्ति के जीवन में जो भी आपकी नई नई आवश्यकताएं आ रही हैं उनके साथ समायोजन करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? आपकी बुद्धि कहलाती है। ये किसने कहा है? स्टर्न ने कहा है। आगे हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। बिने क्या कहते हैं? अच्छी तरह निर्णय लेने, बाध्य करने और अच्छी तर्क करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। अच्छी तरह निर्णय लेने, आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निर्णय उस काम को करने से पहले लेते होगे कि हमें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात कह रहा है कि बाध्य करने का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि भाई अगर आपको किसी भी व्यक्ति से कोई कार्य करवाना है, तो आप उस व्यक्ति को उसको कार्य करने के लिए बाध्य कर दो, तो ये भी आपके दिमाग से होगा, आपकी बुद्धि से होगा, ठीक है। और अच्छी तरह निर्णय लेने की योग्यता, ऑब्वियस सी बात है, अच्छी तरह तर्क करने की योग्यता। तो तर्क वितर्क जब आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर बुद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं। पीई वर्णन जो है, कौन? पीई वर्णन ने जो है बुद्धि की जो है आपके उस बुद्धि के 3 प्रकार कह सकते हो बताए हैं। बुद्धि जो होती है एक जैविक प्रक्रिया है। बुद्धि क्या है? एक जैविक प्रक्रिया। प्रत्येक जीव के अंदर क्या होती है? बुद्धि होती है। प्रत्येक जीव जब पैदा होता है तो बुद्धि को लेकर के पैदा होता है। बुद्धि परीक्षण प्राप्तांक है। बुद्धि को हम एक तरीके से बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं, बुद्धि को एक तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं प्राप्तांक के रूप में। आप देखते होंगे कि विद्यालय में या आप जो परीक्षाएं आप देते हो, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आप दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका परीक्षण प्राप्तांक के आधार पर आपकी बुद्धि का आकलन किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बुद्धि होती है वो आपकी क्या है? एक परीक्षण प्राप्तांक है, ठीक है। बुद्धि व्यवहार में परिवर्तन है। ऑब्वियसली अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, आप देखते होंगे कि जब आप बच्चे होते हो तो आपके अंदर की कुछ जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो अलग होती हैं, और जैसे ही आप बड़े होते हो तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है। आप दुनिया को समझने लगते हो, आप समाज को समझने लगते हो, आपको किस व्यक्ति से कैसी बात करनी है आप समझने लगते हो। तो यही क्या है? यही आपकी क्या होती है? ये आपकी क्या होती है? बुद्धि जो होती है व्यवहार में परिवर्तन है। बुद्धि से आपके व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? आपके 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सामाजिक बुद्धि क्या होती है। पहले हम बात करेंगे सामाजिक बुद्धि के बारे में। सामाजिक बुद्धि का मतलब होता है कि समाज से समायोजन करना।
अगर कोई व्यक्ति समाज में रह करके समाज के नियमों का पालन कर रहा है, समाज के साथ उसके संबंध अच्छे बने हुए हैं, जिस समाज में वह रह रहा है उस समाज में उसका सम्मान किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो उसका समाज में समायोजन हो गया है, उसने खुद को समाज के साथ समायोजित कर लिया है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि जो आपका समाज के साथ समायोजन करने में मदद करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है। जैसे नेता में जो बुद्धि होती है, अध्यापक में जो बुद्धि होती है, वो क्या होती है? नेता आप देखते हो कि समाज के साथ तुरंत समायोजित कर लेता है, विभिन्न प्रकार के समाज को अपने नियंत्रण में ले लेता है। कई सारे व्यक्ति, कई सारे लाखों करोड़ों व्यक्ति उस व्यक्ति के नियंत्रण में आ जाते हैं। तो ये क्या है? एक तरीके की सामाजिक बुद्धि है। एक अध्यापक भी बहुत अध्यापक के अंदर भी एक अच्छे लेवल की सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूर्त बुद्धि क्या है? सामने रखी वस्तु के बारे में चिंतन करना ही मूर्त बुद्धि कहलाता है। अगर कोई वस्तु जो है आपके सामने रखी हुई है, उसके बारे में अगर आप चिंतन कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मूर्त बुद्धि कहलाएगा। जैसे इंजीनियर में जो होती है आपकी एक मूर्त बुद्धि होती है। सामने रखी हुई वस्तु के बारे में अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, कि ये मोबाइल की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इस तरीके से आप सोच रहे हो कि इसमें ये चीज़ और होती तो अच्छा होता, तो ये बुद्धि क्या कहलाती है? मूर्त बुद्धि कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मूर्त बुद्धि बेसिकली जो आपकी बाल्यावस्था में देखा जाए तो मूर्त बुद्धि पाई जाती है। बच्चों को जब कुछ सिखाया जाता है तो उनको दिखा कर सिखाया जाता है, क्योंकि उस समय जो होती है मूर्त बुद्धि प्रबल होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमूर्त बुद्धि, ठीक है। अमूर्त बुद्धि मतलब उस वस्तु के बारे में सोचना जो समाज में अब तक नहीं आई है, अमूर्त बुद्धि कहलाता है। संकल्पनाओं के बारे में सोचना, चिंतन करना, जो वस्तु आपके सामने नहीं उसके बारे में चिंतन करना, मंगल ग्रह पर पानी है या नहीं इसके बारे में सोचना, मंगल ग्रह पर पानी हो सकता है या नहीं हो सकता है, मंगल ग्रह पर वायुमंडल है या नहीं, या अगर हम वहाँ जाएंगे तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना जो अभी तक आपके समाज में घटित नहीं हुई है, वो क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक हैं वो कौन है? गोलमैन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अब बुद्धि लब्धि की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में आता भी है, पूछा भी जाता है कई बार। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। जो बुद्धि लब्धि है, सबसे पहले बुद्धि का जो परीक्षण 1905 में किसने किया था? बिने और साइमन ने किया था। सबसे पहला जो परीक्षण है बुद्धि का वो बिने और साइमन के द्वारा किया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संशोधन 1916 में क्या हुआ था? जो है टर्मन ने, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया था? इसमें संशोधन कर दिया था। किसमें? बुद्धि लब्धि में, सॉरी बुद्धि में। ठीक है, और 1912 में स्टर्न ने बुद्धि लब्धि को मापने का सूत्र दिया। ठीक, तो देखो भाई 1905 में बुद्धि का परीक्षण किया गया किसके द्वारा? बिने और साइमन के द्वारा। 1916 में टर्मन ने, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस बुद्धि के परीक्षण में संशोधन किया, यानी संशोधित बुद्धि परीक्षण जो किया गया वो 1916 में किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, और 1912 में स्टर्न ने बुद्धि लब्धि को मापने का एक सूत्र दिया था। कब दिया था? 1912 में, ध्यान रखना है। तो 1912 में उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ें के बारे में बताया था, मानसिक आयु और वास्तविक आयु के बारे में, जिसको वास्तविक आयु को हम तदर्थ आयु भी कहते हैं, जो आपकी रियल एज होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो बुद्धि लब्धि होती है उसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ये आपका सूत्र है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो कोई एक एग्जाम्पल है, किसी बच्चे की वास्तविक आयु 4 है, मानसिक आयु 5 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि बताइए। तो अब यहाँ पे अगर हम सूत्र निकालेंगे तो सूत्र में यहाँ पर ये जो है यहाँ पे उन्होंने गलत कर रखा है। ठीक है, ये गलत कर दिया है। यहाँ पे हम इसका जो IQ निकालेंगे, IQ यहाँ पे आएगा, वो आएगा आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। 4 से काटोगे तो 25 आ जाएगा, यानी इसका जो IQ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 125। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहाँ पे देख लो, अगर IQ दे रखा है तो आपसे वास्तविक आयु यहाँ पे 25 दे दी है, तो आपसे क्या निकलवा सकता है? आपसे मानसिक आयु निकलवा सकता है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दोगे। यहाँ पे IQ कितना? IQ यहाँ पे कितना है? 100 है, और आपकी मानसिक आयु मान लो कि x है, वास्तविक आयु 25 है, गुणा 100। यहाँ से चाहो तो आप 25 चौक 100, x बराबर 100 अपॉन कितना आ जाएगा?
4 यानी 25। तो मानसिक आयु कितनी आ गई आपकी? 25 आ गई। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपके यूपी टेट एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है, और कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछ सकता है कि एक मानसिक आयु दे दी आपको, वास्तविक आयु दे दी, और आपसे पूछ लेगा कि इसकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, इससे भी आपके कई बार आपकी यूपी टेट में प्रश्न आया है, और इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर 20 से कम अगर आपकी आईक्यू है तो उसको कहा जाता है जड़ बुद्धि। 20 से 59 है तो हीन बुद्धि कहा जाता है। 60 से 69 है तो मूढ़ बुद्धि कहा जाता है। 70 79 है तो सीमांत मंद बुद्धि कहा जाता है। सीमांत मंद बुद्धि इंपॉर्टेंट है। 70 से 79 वाले को सीमांत मंद बुद्धि कहा जाता है, और 80 से 89 वाले को मंद कहा जाता है, मंद बुद्धि वाला। देखो, मंद बुद्धि और सीमांत मंद बुद्धि अलग है। सीमांत मंद बुद्धि जो है वो 70 से 79 है, और जो मंद बुद्धि है आपकी 80 से 89 है। और जो आपकी सामान्य बुद्धि होती है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है? वो आपकी 90 से 109 तक होती है। कभी कभी कहीं कहीं पे 90 से 110 भी लिखा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सामान्य बुद्धि कई बार पूछी गई है तो आपको ध्यान रखना है। और मंद बुद्धि और सीमांत मंद बुद्धि, इन दोनों में फ़र्क याद कर लेना। 70 से 79 तक जो है आपकी सीमांत मंद बुद्धि है, और 80 से 89 तक मंद बुद्धि है। ठीक है, एग्जैक्टली। अब आप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 110 से 119 तक जो है आपकी श्रेष्ठ बुद्धि में आ जाते हैं, और 120 से 139 तक आप अति श्रेष्ठ में, और 140 से प्रतिभाशाली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है। ठीक, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। सिंपल सा सिद्धांत है। तो अभी तक जो है आपसे यही पूछा गया है कि ये सिद्धांत किसने दिया है, तो हम बेसिकली यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, और थोड़ा सा हम जान लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत आपका एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने दिया है। बिने के अनुसार जो एक कारक सिद्धांत है दिया किसने है? वो बिने ने दिया है। और ये क्या कहते हैं? बिने के अनुसार व्यक्ति के अंदर बुद्धि का एक ही कारक होता है, जो व्यक्ति की विशेष योग्यताओं का समुच्चय होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये आपका किसने कहा है? स्पीयरमैन ने, बिने ने कहा है। किसने कहा है? ये अल्फ्रेड बिने ने कहा है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत दिया था, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति के अंदर जो होता है बुद्धि का एक ही कारक होता है, और वो जो एक कारक होता है वो एक विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का समुच्चय होता है। जैसे विभिन्न प्रकार की बुद्धि मतलब एक अंगणितीय बुद्धि, देशीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, गतीय बुद्धि। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि ये सारी बुद्धियाँ जो होती हैं वो एक समुच्चय, एक ही रूप में बंधी होती हैं, एक ही कारक में होती हैं, सब बंधी होती है, एक समुच्चय के रूप में होती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हमें अगर कोई मान लो गणित का सवाल हल करना है तो गणितीय बुद्धि का प्रयोग करेंगे। हमें आपसे बातचीत करनी है तो भाषाई बुद्धि का प्रयोग करेंगे। हमें गाना गाना है तो संगीतात्मक बुद्धि का प्रयोग करेंगे। होंगी कहाँ पे? सब होंगी एक ही जगह, एक ही समुच्चय में बंधी होंगी, लेकिन जिस समय जो कार्य कर रहे होंगे उसी हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो एक कारक का मतलब यह है। तो बिने ने कहा कि बुद्धि का सिर्फ एक कारक होता है, और एक ही कारक में सारी बुद्धियां शामिल होती हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन ने कहा है कि इसमें दो कारक होते हैं, एक तो होता है जी कारक और एक होता है एस कारक। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट समझना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और यहीं से प्रश्न बनता है आपका। द्विकारक सिद्धांत दिया किसने? स्पीयरमैन ने दिया है। दो कारक बताए हैं, जी कारक और एस कारक। जी कारक को हम जनरल फैक्टर कहते हैं, यानी सामान्य कारक कहते हैं। एस कारक जो होता है वो आपका स्पेसिफिक फैक्टर होता है, यानी विशिष्ट कारक होता है। देखो, जी कारक के बारे में ये कहते हैं कि जी कारक जो होता है जन्मजात होता है, और जी कारक के बारे में स्पीयरमैन ने क्या कहा है कि ये जन्मजात होता है, इस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न पाया जाता है। ठीक है, और जी जो है आपका अगर देखा जाए, आपसे पूछ ले कि स्पीयरमैन के अनुसार किसी व्यक्ति के अंदर कौन सा कारक प्रमुख होता है, जी कारक या एस कारक, तो आप कहोगे कि सबसे बड़ा जो रोल होता है किसी व्यक्ति के अंदर वो जी कारक का होता है। ठीक है, और जी कारक पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जी कारक पर क्या होता है? प्रशिक्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी ये जी कारक जो है कह सकते हो एक जन्मजात कारक होता है। जी कारक कैसा होता है? जन्मजात कारक होता है। प्रत्येक व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो उस कारक को लेकर के पैदा होता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो खाना खाना है आपको, तो खाना खाने के लिए कोई आपको स्किल्स थोड़ी ना सीखनी है, पानी पीना है, स्किल्स नहीं सीखनी है, चलना है, दौड़ना है, ठीक है। हालांकि दौड़ना, अगर आप एक अपर लेवल पर दौड़ रहे हो, एक एथलीट लेवल पे दौड़ रहे हो, ओलंपिक में जा रहे हो या कहीं भी खेल रहे हो, नेशनल लेवल पे खेल रहे हो, तो दौड़ने की टेक्निक होती है, लेकिन नॉर्मली दौड़ने की टेक्निक तो नहीं होती। तो यहाँ पे आपकी सामान्य बुद्धि है, प्रत्येक व्यक्ति लेकर के पैदा होता है। प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का इस पर, इस कारक पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कह सकते हो कि इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एस कारक क्या है? कोई विशेष व्यक्ति कार्य करने के लिए, कोई विशेष कार्य करने के लिए हमें एस कारक की आवश्यकता होती है और इसे प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यानी हम कोई स्पेशल कार्य कर रहे हैं, कोई विशेष कार्य कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनने के लिए आप क्या करते हो? आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, आप बीएड करते हो, आप बीटीसी करते हो। तो ये क्या है? ये आप यहाँ पर आप एक एस कारक का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। यानी इस पर प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो एस कारक किसी कार्य करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति में एस कारक का जो अमाउंट होता है वो भिन्न भिन्न होता है। कोई व्यक्ति जल्दी सीख जाता है, कोई व्यक्ति सालों साल नहीं सीख सकता, कोई व्यक्ति एक बार में ही किसी एग्जाम को क्लियर कर लेता है, किसी व्यक्ति को 4-5 साल लग जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो एस कारक होता है प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत जो है किसने दिया है? ये भी आपका स्पीयरमैन ने दिया है। तो स्पीयरमैन ये कहते हैं कि स्पीयरमैन ने जी और एस कारक के अलावा एक समूह कारक को भी इसमें स्थान दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जी कारक के साथ साथ कुछ विशिष्ट कारक भी होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? बीच में एक समूह कारक, ग्रुप फैक्टर दोनों में ऐड कर दिया। ग्रुप फैक्टर दोनों के बीच में ऐड कर दिया। यहाँ पे जी कारक अलग था, एस कारक अलग था। उन्होंने क्या किया कि जी कारक और एस कारक में भी कुछ ऐसा फैक्टर होता है जो कॉमन होता है। यानी अगर आपको एस कारक मतलब एस कारक है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जी कारक का प्रभाव रहेगा, और जी कारक है तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी विशिष्ट कारक यानी एस कारक का प्रभाव रहेगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बेसिकली अगर कहा जाए कि जो स्पीयरमैन ने द्विकारक का सिद्धांत दिया था, प्रश्न यहाँ से बहुत बनते हैं कि सबसे प्रमुख कारक कौन सा माना जाता है? जी कारक माना जाता है। व्यक्ति के अंदर जी कारक एस कारक में से सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो जी कारक की होती है। भाई कह सकते हो कि बिना जी कारक के आपके अंदर एस कारक आ ही नहीं सकता। जब आप सामान्य कार्य कर ही नहीं पा रहे हो, भाई सामान्य, जी का मतलब क्या है? सामान्य मतलब है जब आप सामान्य काम ही नहीं कर पा रहे हो तो भाई स्पेशल काम कैसे कर पाओगे आप? ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो जी कारक के अंदर कहीं ना कहीं एस कारक विद्यमान रहता है और एस कारक के अंदर ही भी कहीं ना कहीं जी कारक विद्यमान रहता है। तो इन दोनों के साथ मिक्स, इन दोनों का जो मिलने वाला क्षेत्र है उसी को स्पीयरमैन ने कह दिया एक समूह कारक। भाई इसमें एक समूह कारक भी होता है, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका समूह कारक सिद्धांत। एक मिनट रुकना। हाँ, तो अगला आपका क्या है? अगला आपका है समूह कारक सिद्धांत। किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। देखो, एक कारक बिने ने, द्विकारक स्पीयरमैन ने, त्रिकारक स्पीयरमैन ने, समूह कारक किसने दिया? थर्स्टन ने, ठीक है। तो थर्स्टन ने सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि बुद्धि में मानसिक योग्यताओं के कई समूह होते हैं जिसमें प्रत्येक समूह का कि अपना एक प्रधान कारक होता है। तो ये जस्ट अपोजिट है एक कारक सिद्धांत का। एक कारक सिद्धांत क्या कहा? अल्फ्रेड ने कहा था एक कारक सिद्धांत में कि सारी बुद्धियां एक समुच्चय के रूप में होती हैं, जुड़ी होती हैं एक समुच्चय के रूप में। लेकिन ये भाई साहब आए थर्स्टन, इन्होंने अलग अपना एक नियम निकाला। इन्होंने कहा कि नहीं, बुद्धियां जो होती हैं, बुद्धि में एक मानसिक योग्यताओं के कई सारे समूह होते हैं और प्रत्येक समूह का अपना एक प्रधान कारक होता है, ठीक है। प्रत्येक समूह का क्या होता है? अपना एक प्रधान कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से कारक हैं आपके? शब्द, अर्थ। तो यहाँ पे 7 कारक इन्होंने बताए थे। कितने कारक बताए थे? 7 कारक बताए थे। तो पहला कारक जो है वो आपका है शब्द, अर्थ, क्षमता।
जिसको हम कहते हैं वर्बल मीनिंग। क्या कहते हैं इसको हम? वर्बल मीनिंग। मैं आपको लिखवाता, इंग्लिश में लिखवाता हूँ, थोड़ा सा आसान पड़ता है। वर्बल मीनिंग। दूसरा है शब्द प्रवाह क्षमता, वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी। फिर है आंकिक क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर है स्थानिक क्षमता, स्पेशियल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी। फिर है प्रत्यक्षीकरण बुद्धि। तो यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण क्षमता मतलब परसेप्चुअल, परसेप्चुअल एबिलिटी। फिर है तार्किक मतलब रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। फिर है स्मृति, मेमोरी, मेमोरी एबिलिटी। तो ये आपके 7 प्रकार की इन्होंने एक मानसिक योग्यताओं, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मानसिक योग्यताएं बताई थी और प्रत्येक योग्यता का एक अपना कारक बताया था। यानी 7 मानसिक योग्यताएं किसने बताई हैं? थर्स्टन ने बताई हैं। उनको याद करने का तरीका क्या है? तो आप याद कर लो, NVSMPWR, NVSMPWR। मतलब आपको पता है कि NVS विद्यालय होते हैं। आप NVS विद्यालय में, NVS विद्यालय मतलब नवोदय विद्यालय संगठन, NVS विद्यालय में पढ़े, जो कहाँ पर है? MP में है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के कौन से रीजन में है? वेस्ट रीजन में है। ठीक है, तो WR फॉर वेस्ट रीजन, MP मतलब मध्य प्रदेश, NVS मतलब नवोदय विद्यालय संगठन। तो NVS MPWR। N फॉर क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल एबिलिटी, V फॉर वर्बल मीनिंग, S फॉर स्पेशल एबिलिटी, M फॉर क्या हो जाएगा आपका? मेमोरी एबिलिटी, P फॉर परसेप्चुअल एबिलिटी, W फॉर वर्ड फ्लुएंसी और R फॉर रीजनिंग। तो सिंपल सा आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है, तो यहाँ पे आपको सब चीज़ समझ में आ रही होगी। शब्द अर्थ क्षमता मतलब यह है कि अगर आपको कोई शब्द का अर्थ समझना है तो आप क्या करोगे? एक आपकी मानसिक योग्यता आपके अंदर कौन सी पाई जाती है? शब्द अर्थ क्षमता। यानी आपको वर्बल मीनिंग की एबिलिटी आपके अंदर पाई जाती है, जिससे कि आप किसी शब्द के अर्थ को समझ सको। शब्द प्रवाह, अगर आपको किसी से बात करना है तो उसके लिए एक अलग मानसिक योग्यता आपके अंदर पाई जाती है। आंकिक क्षमता, गणित सीखनी है तो उसके अंदर आपके अंदर एक अलग योग्यता पाई जाएगी। ठीक है, किसने कहा है? ये थर्स्टन कह रहे हैं, हमारा तुम्हारा कहना नहीं है। ये थर्स्टन कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 7 प्रकार की मानसिक योग्यता पाई जाती हैं। ठीक है, शब्द अर्थ, शब्द के अर्थ को समझने के लिए अलग योग्यता है। शब्द का प्रवाह, यानी आप किसी से बात कर रहे हो, फ्लुएंटली बात कर रहे हो तो अलग योग्यता है। आंकिक क्षमता, गणित के सवालों को हल कर रहे हो तो अलग योग्यता है। स्थानिक क्षमता, स्थानिक क्षमता का मतलब क्या है? स्थानों के बारे में सोचने की क्षमता। यानी स्थानिक को हम कहते हैं स्पेशल एबिलिटी, मतलब जो एक मूर्तिकार और एक पायलट के अंदर जो क्षमता होती है। मतलब जैसे मान लो यहाँ से आप दिल्ली गए, तो आप बाई बस गए, बाई कार गए, तो आप जब एक बार पहुँचे तो आपको वो सारे स्थान आपके को याद हो जाएं कि आप किस रास्ते से गए थे। एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो उसको सारे स्टेप याद होते हैं कि हमने पहले क्या करा, उसके बाद क्या किया। इस तरीके की जो एबिलिटी होती है उसे हम स्थानिक क्षमता कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को सोचने की, किसी मैप के बारे में सोचने की क्षमता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्रकार, मूर्तिकार और जो ड्राइवर वगैरह होते हैं वो आपके इसमें उनमें क्या पाई जाती है? स्थानिक क्षमता पाई जाती है। प्रत्यक्षीकरण बुद्धि क्या होती है? प्रत्यक्षीकरण क्षमता क्या होती है? किसी भी चीज़ को मतलब प्रत्यक्षीकरण करके समझने की क्षमता जो होती है। ठीक है, आपके सामने कोई वस्तु उपस्थित है, उसके बारे में आप उसको देख करके आप कितना समझ पा रहे हो उसे, वो आपकी क्या कहलाती है? परसेप्चुअल एबिलिटी कहलाती है। तार्किक क्षमता, तर्क वितर्क करने की क्षमता। इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, गिलफोर्ड ने 3 आयाम बताए हैं किसके? बुद्धि के। कौन कौन से? तो उन्होंने कहा है कि गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। कौन कौन से आयाम बताए हैं? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। तो भाई गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत क्या कहता है? तो यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है कि निम्न में से, गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से कौन सा बुद्धि का आयाम नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे देगा, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद और चौथा मान लो दे दिया जी कारक। तो सिंपली आपको याद होगा, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद ये तो हैं, जी कारक नहीं है, तो सिंपली आप रिमूव कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। संक्रिया क्या होती है? व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया जो होती है उसे हम संक्रिया कहते हैं। व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है, देखो बुद्धि है तो मानसिक संक्रिया तो आएगी। तो कार्य को जब करता है तो वो कुछ ना कुछ अपने मानसिक रूप से सोचेगा, और जब मानसिक रूप से सोचेगा
उसी को हम क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं। यानी मानसिक प्रक्रिया जो होती है वो संक्रिया कहलाती है। ठीक है, 6 आयाम होते हैं इसके। कितने आयाम होते हैं? 6 आयाम होते हैं। मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान। कितने आयाम होते हैं? 6 आयाम होते हैं। मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान। किसके आयाम है? ये केवल संक्रिया के आयाम है, ध्यान रखना। तो संक्रिया कितने आयाम हो गए? 5। मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान। ठीक, अब समझते हैं क्या होता है भाई मूल्यांकन। तो आपको पता ही है कि जो मूल्यांकन है, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन पहले हम क्या करते हैं, जब किसी भी चीज़ को के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका मूल्यांकन करते हैं। करते नहीं करते हैं मूल्यांकन? आप बताओ। उसका क्या करते हैं हम? मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बारे में अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के बारे का मतलब यह है कि किसी भी समस्या के बहुत सारे उपाय सोचना, कई सारे मतलब उपाय सोचना। ठीक है, एक समस्या है और आप उसके कई सारे हल निकाल ले रहे हो, कई सारे उपाय निकाल ले रहे हो समस्या को हल करने के, तो वो आपका अपसारी चिंतन कहलाता है। अभिसारी चिंतन, किसी भी समस्या का एक ही हल निकालना, वो अभिसारी चिंतन कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पेड़ पौधों के लाभ बताओ, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? अपसारी चिंतन करोगे। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों के लाभ जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई भारत की राजधानी क्या है, तो एक ही उत्तर होगा, नई दिल्ली। तो वहां पे क्या है? एक अभिसारी चिंतन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपसे पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो उसका भी उत्तर एक होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, अब देखो हमने संक्रिया के बारे में बात कर ली। संक्रिया के 5 आयाम होते हैं। यहाँ पे 5 आयाम है, अच्छा लिख दिया, 5 आयाम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आप बात करेंगे विषय वस्तु की। विषय वस्तु क्या होती है? एक ऐसी सूचना जिसके आधार पर संक्रियाएं की जाती हैं, वो विषय वस्तु कहलाती हैं। ऐसी सूचनाएं जिसके आधार पर संक्रिया की जाती है। संक्रिया करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए होगा, वो वस्तु चाहिए होगी। ठीक है, यानी आप मानसिक रूप से उस वस्तु के बारे में कब सोचोगे? जब वो वस्तु आपके सामने उपस्थित होगी। ठीक है, तो विषय वस्तु आपको चाहिए मानसिक संक्रिया करने के लिए। किसके बारे में सोचना है आपको? वस्तु तो आपके सामने होनी चाहिए ना, तो वही विषय वस्तु है। ठीक है, इसके 5 आयाम में कौन कौन से? दृश्य, श्रव्य, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यवहारिक। ठीक है, कौन कौन से हैं? दृश्य, श्रव्य, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यवहारिक। तो कोई वस्तु आपके सामने उपस्थित हो सकती है, दृश्य दिख रही हो तो आप मानसिक संक्रिया कर सकते हो। सुना उसके बारे में आपने, तो भी आप मानसिक संक्रिया कर सकते हो। सुनकर किसी व्यक्ति ने बता दिया कि वो वस्तु ऐसी थी। जैसे पुलिस वाले पूछते हैं ना कि वो खूनी कैसा था, वो कैसा दिख रहा था, कि चोर, मतलब कभी कभी होता है ना कि कहीं पे क्राइम हो जाता है तो पूछते हैं, तो उसको वो आपकी क्या है, सुनकर भी आप वो सुनना भी क्या है, एक तरीके से विषय वस्तु के रूप में आपका माना जाएगा। तो आप सुन करके संक्रिया अपना दिमाग लगा सकते हो। शाब्दिक का मतलब ये हो सकता है कि आपको कोई क्लू मिल जाए, कोई शब्द मिल जाए। ठीक है, शब्द को एक क्लू के तौर पर एक मानसिक संक्रिया के रूप में आप कर सकते हो। जैसे मान लो आपसे कह दिया आतंकवाद को सुनते ही आपके मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगेंगे। सांकेतिक भी हो सकती है, अशाब्दिक भी हो सकती है, सांकेतिक और अशाब्दिक। ठीक है, इसके अलावा व्यवहारिक भी आपकी हो सकती है विषय वस्तु। आगे बढ़ते हैं। उत्पाद जो होता है आपका, यहाँ पर किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया का जो परिणाम होता है उत्पाद कहलाता है। भाई आपके सामने कोई विषय वस्तु आई, आपने उस पर दिमाग लगाया, दिमाग लगाने के बाद आप एक फाइनल रिजल्ट पे पहुँचोगे। तो जब फाइनल रिजल्ट पे पहुँचोगे वही आपका क्या है? एक उत्पाद है। अंतिम परिणाम क्या है? आपका उत्पाद है। तो इसके कितने भाग होते हैं? इसके 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। आशय, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, स्थानांतरण और लागू करना। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, और कभी डिटेल में अगर आपको जानना हो तो आगे वीडियो बना दूंगा। अभी आपके पास इतना टाइम है नहीं और इतना भी आपसे इतना अंदर जाके नहीं पूछेगा। आप सामान्य रूप से जो है आपको बहुत लो लेवल का एक तरीके से कह सकते हैं, यूपी टेट में जो CDP आती है वो ज़्यादा डीपली नहीं पूछता, बस सामान्य जानकारी आपको उसकी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी MA वगैरह जो करते हैं या फिर आपका जो PGT वगैरह देते हैं तो बहुत ज़्यादा डीपली जाके पूछ सकता है इसमें से। तो आप बस ये ध्यान रखोगे कि इसके 6 भाग हैं: आशय, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, स्थानांतरण, लागू करना। और इसके अनुसार बुद्धि में कितने कारक हो गए? 150 कारक हो गए। कैसे हो गए?
आपने बुद्धि की गिलफोर्ड ने 3 आयाम बताए, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। संक्रिया में कितने कारक थे? 5 थे। विषय वस्तु में कितने कारक थे? 5 थे। और उत्पाद में 6 कारक हो गए। तो कुल मिलाकर के कितने कारक हो गए? 150 कारक हो गए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। कैटल का तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। कैटल का तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है? ठीक है, देखो कैटल जो है, कैटल ने कहा है कि बुद्धि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि। यहां से ही प्रश्न बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब तरल बुद्धि क्या होती है? तरल बुद्धि जन्मजात होती है, मतलब कुछ नहीं है, सब लोग अपना अपना आकर के बस नाम चेंज कर दिए हैं। जैसे स्पीयरमैन ने 2 कारक बताए थे, जी कारक, एस कारक। और यहाँ पे ये कह रहे हैं, कैटल कह रहे हैं कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जो कहीं ना कहीं मोस्टली जो सेम होती है वो आपकी जी कारक यानी सामान्य का बुद्धि के सामान्य कारक से संबंध रखती है। देखो, तरल बुद्धि ये जन्मजात होती है, और जी कारक भी क्या था? वो भी क्या था? सामान्य बुद्धि भी क्या थी? वो आपकी जन्मजात थी। बचपन में यह बुद्धि सबसे अधिक होती है और 20 वर्ष की उम्र तक यह स्थिर रहती है। यह बुद्धि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती है। इस पर सांस्कृतिक परिवेश या प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही बात आ गई कि सामान्य बुद्धि पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, और इस बुद्धि पर भी प्रशिक्षण का प्रभाव कोई भी नहीं पड़ रहा है। तो तरल बुद्धि का मतलब होता है, सिंपल जान लो कि ये जो बुद्धि होती है जन्मजात होती है, या एज ए जी कारक मान सकते हो उसको, इस पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। ठोस बुद्धि, एस कारक। जो आपका एस कारक किसका था? एस कारक था आपका स्पीयरमैन का। ठीक, व्यक्ति जीवन में समस्याओं को हल करने के लिए अपने अनुभवों या अन्य सूचनाओं के आधार पर उनका समाधान करता है, तो यह बुद्धि ठोस बुद्धि कहलाती है। व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं को हल करने के लिए अपने अनुभवों व अन्य ठोस सूचनाओं के आधार पर उनका समाधान करता है, तो यह बुद्धि क्या कहलाती है? ठोस बुद्धि कहलाती है। यानी एक तरीके से ये एस कारक से संबंध रख रही है, विशिष्ट कारक से संबंध रख रही है। और विशिष्ट कारक मैं आपको बता चुका हूँ, विशिष्ट कारक वो कारक होता है जो आपका जन्मजात नहीं होता, जिस पर प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए हम अपने अनुभवों और सूचनाओं का प्रयोग जो करते हैं वो क्या कहलाता है? ठोस बुद्धि कहलाता है। ठीक है, अनुभव मतलब किससे आते हैं? आपके प्रशिक्षण से आएंगे। आप ट्रेनिंग लोगे तो आपको एक तरीके से एक अच्छे अनुभव आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ठोस बुद्धि एस कारक और तरल बुद्धि जी कारक, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इनमें से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी बुद्धि जन्मजात होती है? तो तरल बुद्धि जन्मजात होती है। किस पर प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है या किसको प्रशिक्षण के द्वारा सुधारा जा सकता है? तो आपको ठोस बुद्धि पर प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है ए व बी का बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हैब ने दिया है। हैब बाय, ठीक है, हैब। ठीक है, तो सिंपल है। बुद्धि ए, इन्होंने 2 टाइप की बुद्धि बताई, बुद्धि ए और बुद्धि बी, यानी टाइप ए टाइप बी। और टाइप ए को हम तरल बुद्धि कहते हैं और टाइप बी को ठोस बुद्धि कहते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। और बुद्धि का जीएफ और जीसी मॉडल में किसने दिया था? कैटल ने दिया था। ये भी ध्यान रख लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये आपका सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपीटेट में तो पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, तो बहुबुद्धि सिद्धांत पूछ लिया था किसने दिया? तो आपका गार्डनर ने दिया था। ये क्या थे? एक जीव विज्ञानी थे, ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इनकी पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक जो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। इनकी पुस्तक जो है आपकी कौन सी है? प्रेजेंस ऑफ माइंड, सॉरी फ्रेम्स ऑफ माइंड। पुस्तक कौन सी है इनकी? फ्रेम्स ऑफ माइंड। यहाँ पर गलत लिख रखा है ये, तो इसको काट दोगे तो यहाँ पे पुस्तक का नाम है इनका फ्रेम्स ऑफ माइंड है। ठीक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन्होंने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। तो उन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि जो होती है वो 9 प्रकार की होती है। ठीक है, बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है वो थर्स्टन ने दिया है। उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं, लेकिन ये कितनी बता रहे हैं? ये 9 प्रकार की बता रहे हैं। तो 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी, और जो प्राकृतिक बुद्धि जो है इन्होंने 1992 में इसमें ऐड की थी। वैसे तो जो गार्डनर की हैं वो 7 बुद्धियाँ हैं, गार्डनर की 7 बुद्धियाँ आती हैं, थर्स्टन की भी 7 मानसिक योग्यताएं हैं, लेकिन बाद में जो गार्डनर थे इन्होंने 2 बुद्धि बाद में ऐड की हैं। तो 1992 में इन्होंने प्राकृतिक बुद्धि ऐड की थी, प्राकृतिक बुद्धि ऐड की थी, और सन 2000 में
सन 2000 में इन्होंने एक अस्तित्व बुद्धि यानी आध्यात्मिक बुद्धि ऐड की थी। तो अब बुद्धियों की संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है, ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में 7 और 9 आ जाए तो 9 लगाओगे, और अगर केवल 7 आ रहा है तो 7 लगाओगे। ठीक है। और कभी कभी हो भी सकता है कि बहुत से लोग ना माने, तो जो 9 लगाने वाले हैं वो उस पर अगर मान लो आयोग कह रहा हूँ, पीएनपी ने अगर 7 सही मान लिया तो फिर 9 वाले आपत्ति लगाएंगे, 9 सही मान लिया 7 वाले आपत्ति लगाएंगे। मतलब मोस्टली ये देखा जाए तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब ऐड कर ही दी हैं तो 9 प्रकार की बुद्धि आप मान के चलो। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपकी भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि क्या होती है? अब देखो, भाषाई बुद्धि का मतलब क्या है? अब गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो उन्होंने 9 बुद्धि बता दी हैं, अब 9 बुद्धि के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। 9 बुद्धि, तो पहली बुद्धि कौन सी है? भाषाई बुद्धि है। भाषाई बुद्धि क्या है? इस बुद्धि के द्वारा बुद्धि अपने विचारों को भाषा की वाक्पटुता से व्यक्त करने से योग्यता प्राप्त करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई भाषाई बुद्धि क्या है? तो सिंपल भाषा में इसको समझ लो कि भाषाई बुद्धि क्या है। इसमें क्या होता है? जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को भाषा की वाक्पटुता से व्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करता है, अर्थात किसी व्यक्ति के विचारों के अर्थ को समझता है, तो वो क्या कहलाती है? भाषाई बुद्धि कहलाती है। यानी देखो, भाषाई बुद्धि का मतलब हो गया आप दूसरों के विचारों को के अर्थ को कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है। या आप अपने अंदर की भावनाओं को भाषाओं के माध्यम से व्यक्त करने में सक्षम है या नहीं है, तो वो आपकी भाषाई बुद्धि कहलाती है। ये आपके कवि, लेखक, शिक्षक, अधिवक्ता में इस प्रकार की बुद्धि होती है। फिर है आपकी गणितीय व तार्किक बुद्धि। तो गणितीय तार्किक बुद्धि क्या होती है? किसी समस्या का विश्लेषण करना व समस्या का हल निकालना, गणितीय समस्या को हल करना, ये क्या कहलाती है? गणितीय व तार्किक बुद्धि कहलाती है। इसको हम विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहते हैं। तो तार्किक बुद्धि मतलब क्या है? गणित की समस्या को हल करना या किसी भी समस्या का हल निकालना, वो आपकी इसमें आ जाती है। तो गणित के अध्यापक, वैज्ञानिक, इंजीनियर जो होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। स्थानिक बुद्धि क्या होती है? यह बुद्धि स्थानिक कल्पना बुद्धि, स्थानिक संकल्पना शक्ति, स्थानिक मित्रों में संबंध स्थापित करने में व प्रत्यय का निर्माण करने के दक्षता के रूप में जारी रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि स्थानिक बुद्धि मैंने आपको बताई थी। स्थानिक बुद्धि क्या होती है? ये आपकी कल्पना करने में काम आती है। ये आपके जो मूर्तिकार होते हैं या जो ड्राइवर होते हैं, ठीक है, डॉक्टर जो होते हैं, उनमें ये बुद्धि बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो स्थानिक बुद्धि क्या होती है? स्थानिक बुद्धि का मतलब यह है कि आप किसी भी चीज़ के मैप को कितना याद करने में सक्षम हैं। मैप का मतलब क्या है? मैप का मतलब यह है कि मैंने अभी बताया भी था, इसी वीडियो में पहले बताया था कि अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली जाते टाइम जब रास्ता पड़ेगा तो उन रास्तों को आप एक बार में याद कर लो, और दोबारा जब जाओ तो आपको रास्ता पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो आपकी क्या होगी? स्थानिक बुद्धि होगी। यानी स्थान की संकल्पनाओं के को अपने मस्तिष्क में उतार लेना, वो आपकी स्थानिक बुद्धि। आगे बढ़ते हैं। संगीतात्मक बुद्धि तो सिंपल सा है, मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। जिस व्यक्ति को संगीत के लय व आरोह अवरोह की दक्षता का ज्ञान हो, वो संगीतात्मक बुद्धि कहलाती है। ठीक है। शारीरिक बुद्धि व गतिक बुद्धि समझ ही जाओगे, खिलाड़ी अरसा जन्म होती है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, तो ये समझना है, व्यक्ति को अन्य लोगों के भावों, संवेगों, आवश्यकताओं व अभिप्रेरणा को समझना अंतःवैयक्तिक बुद्धि के उदाहरण है। ठीक है। यह है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक पढ़ेंगे इसे। ठीक है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब क्या होता है? दूसरों के भावों, दूसरों के संवेगों, आवश्यकताओं को समझना क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो ध्यान रखना। इसमें क्या करेगा? अंतर्वैयक्तिक, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से मात्रा गलत लगा दी है। ठीक है। दूसरों के भावों के बारे में समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों के संवेगों को समझना, अंतर्वैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक जो कि अगली वाली है, अंतःवैयक्तिक, ये खुद के भावों, संवेगों को नियंत्रित करने की जो बुद्धि होती है, वो आपकी अंतःवैयक्तिक होती है। अंतः का मतलब खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में समझना। अंतर्वैयक्तिक का मतलब दूसरों की भावनाओं, दूसरों के विचारों के बारे में समझना। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। बाकी 1992 में प्राकृतिक बुद्धि जोड़ी थी, जो किसान और वैज्ञानिक में होती है, प्रकृतिवादी बुद्धि। और 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ी थी, जो संत व साधु में आदि में पाई जाती है। ठीक है। अगला है आपका स्टर्नबर्ग का सूचना का सिद्धांत। स्टर्नबर्ग का सूचना संसाधन सिद्धांत, या स्टर्नबर्ग का त्रिघटीय सिद्धांत, या त्रितंत्र सिद्धांत, ये किसने दिया है? देखो, त्रिघटीय त्रितंत्र सिद्धांत जो दिया है वो स्टर्नबर्ग ने दिया है, लेकिन त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, त्रिआयाम की बात कर ले गिलफोर्ड, और त्रिघटक की बात कर ले तो आपका स्टर्नबर्ग। सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, घुमा फिरा के प्रश्न यहाँ से पूछता रहता है। ठीक है। तो स्टर्नबर्ग
के अनुसार किसी समस्या का हल निकालते समय हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं का संसाधन किया जाता है, तत्पश्चात हमें उस समस्या का हल प्राप्त होता है। तो स्टर्नबर्ग ने कहा कि किसी समस्या का हल निकालते समय हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, इसके पश्चात मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं का संसाधन किया जाता है, तत्पश्चात हमें उस समस्या का हल प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले कोई समस्या हमारे सामने आई, तो समस्या जब हमारे सामने आएगी तो समस्या को के बारे में हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होंगे। विचार उत्पन्न होंगे तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में सूचनाएं, जानकारी प्राप्त करेंगे, और उन सूचनाओं की जानकारी के बाद में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको संसाधित करेंगे, उसको प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, संसाधित करेंगे, और संसाधित करने के बाद में जब हमें उस समस्या का हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको कोई आपके सामने समस्या आ गई। जैसे मान लीजिए आपको कोई गणित का सवाल हल करना है। ठीक है, मान लो कि आपके सामने ये समस्या है कि आपको 102 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये समस्या आपके सामने आई। अब आप क्या सोचोगे, अब इसके बारे में सूचना इकट्ठी करोगे। सूचना मतलब कि इसमें क्या करना है, गुणा करनी है, भाग करना है, या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें। तो अब आप सूचनाएं अपने मस्तिष्क में लेके आ रहे हो। अब आप उन सूचनाओं की प्रोसेसिंग करोगे कि हाँ, ये सूचना ये इससे होगा या इससे होगा, ये इस विधि से ज़्यादा सही रहेगा या इस वाली विधि से ज़्यादा सही रहेगा। मतलब इसकी दो विधियां हैं। आप चाहो तो यहाँ पे 100 + 2 का होल स्क्वायर कर सकते हो, यानी यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। और या फिर चाहो तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि 102 की डायरेक्टली 102 से गुणा कर सकते हो। ठीक, तो सूचना को संसाधन करोगे, और संसाधन करने के बाद भी, मतलब संसाधन का मतलब होता है प्रोसेसिंग करना के बाद आपको हल प्राप्त हो जाएगा। और सूचनाओं के संसाधन के 5 तरीके बताए हैं। ठीक है, किसने, आपके स्टर्नबर्ग ने। कूट संकेतन यानी एनकोडिंग, अनुमानिक निष्कर्ष, मैपिंग, एप्लीकेशन और रिस्पॉन्स। ठीक है, तो एनकोडिंग यानी कूट संकेतन, अनुमानिक निष्कर्ष, व्यवस्था, उपयोग, अनुक्रिया। ये आपको ऐसे क्रम वाइज याद करना है, क्रम की तरह याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यहाँ पे है थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, या इसे हम परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक का परमाणुवादी सिद्धांत। ठीक है, तो थॉर्नडाइक का परमाणुवादी सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक, तो ये क्या कहता है, तो ये आपका है, ये कहता है कि बुद्धि विशिष्टीकृत और स्वतंत्र मानसिक शक्ति के मिश्रण से बनी है। जब व्यक्ति पर कोई बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो उसे एक विशेष संख्या में कार्य देते हैं, तो जो किसी विशेष क्षेत्र को इंगित करता है। व्यक्ति बुद्धि के विभिन्न कार्यों का प्रयोग करके इन कार्यों को पूर्ण कर लेता है। तो बहुकारक का सिद्धांत मतलब ये कहते हैं, ये भी कहते हैं कि थॉर्नडाइक कहते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारे कारक होते हैं बुद्धि के, और जब व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाता है, ठीक है, कोई विशिष्ट कार्य दिया जाता है, तो वो उसी क्षेत्र की बुद्धि का इस्तेमाल करता है उस कार्य को करने में। जैसे उसको कोई गणित का सवाल हल करने के लिए दिया गया, तो वो गणितीय बुद्धि को निकालेगा, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करेगा उस गणित का सवाल करने में। या उसे कोई स्पीच, कोई किसी भी टॉपिक पे भाषण देने के लिए कहा गया, स्पीच देने के लिए कहा गया, तो वो अपनी भाषाई बुद्धि का प्रयोग करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में, यहाँ पे यह है, जब व्यक्ति पर कोई बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो उसे एक विशेष संख्या में कार्य देते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र को इंगित करता है, और व्यक्ति बुद्धि के विभिन्न कार्यों का प्रयोग करके इन कार्यों को पूर्ण कर लेता है। मतलब यह है कि जो कार्य दिया जाएगा उसी हिसाब की बुद्धि प्रयोग करेगा और उस कार्य को कर लेगा। यही आपका क्या है, बहुकारक है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि की 5 विशेषता बताई हैं: स्तर, विस्तार, क्षेत्र, गति, और एक कारक और है आपकी, सॉरी, यहाँ पर 5 विशेषताएं नहीं है, ये 5 विशेषताएं नहीं है, 4 विशेषताएं हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि की 4 विशेषताएं बताई हैं: स्तर, विस्तार, क्षेत्र और गति। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रखते हैं, बुद्धि परीक्षण के प्रकार हम कल के वीडियो में देख लेंगे। आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कराना चैनल को। और जल्दी ही आपकी एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की सीरीज स्टार्ट होने वाली है,
और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपकी वीडियो बना के ख़त्म कर दूँ, जिससे कि आप टाइम से अपना रिवीजन कर सकें। करना क्या है, आपको शेयर ज़रूर करना है, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए लोगों से, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अपना इतना टाइम दे रहा हूँ, अपनी इतनी एनर्जी दे रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा सी इतनी सी हेल्प करनी होगी कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।